गाइडेंस इनकी थोड़ी सी कमज़ोर देखने को मिली है। और जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल हम बिखर गए हैं, तो अगर आप इन्फोसिस का एडीआर देखें, विप्रो का एडीआर देखें, तो दोनों में अच्छी खासी बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब इसके नतीजे एक बार के लिए मैं आपको शेयर कर देता हूँ। रेवेन्यू आप देखें तो 17.75 से लेकर 18.4 बिलियन डॉलर, ये यहाँ पर एक रेंज यहाँ पर शेयर की गई है। इसी के अलावा अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू गाइडेंस मिस की है ये 18.47 बिलियन की, ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। और एक्सेंचर के स्टॉक में हमने देखा कि गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। वहीं जो Q4 की रेवेन्यू ग्रोथ है 1 से लेकर 5%, ये रेंज यहाँ पर शेयर की गई है। तो ओवरऑल आप देखें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ का दायरा है इसे नैरो किया गया और ये मार्केट को पसंद नहीं आया। और असर तो आईटी स्टॉक्स पर आप साफ देख रहे हैं, इन्फोसिस या विप्रो दोनों में बड़ी गिरावट आपको एडीआर में नजर आएगी। और बड़ी पॉजिटिव खबर यहां पर निकल कर आ रही है। कल देर शाम एम्बर एंटरप्राइजेज ने अपडेट देकर ये बताया कि अब ये फर्दर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और बहुत ही लुक्रेटिव कारोबार में इनकी एंट्री हो रही है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। और अपडेट के अनुसार देखें तो ये ओप्पो, वन प्लस और रियलमी ब्रांड्स के लिए अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और मैं देख रहा था कि जो 3 ब्रांड्स हैं ये एक ही चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, इनकी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और ओप्पो का मार्केट शेयर तगड़ा है भारत में। आप देखें तो FY25 में ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने टॉप लाइन जो है वो दर्ज की थी। तो इस कोलैबोरेशन के साथ आप देखें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि एसी कंपोनेंट्स ये ऑलरेडी बना रहे हैं, रेलवे कंपोनेंट्स के लिए इनकी ऑलरेडी आप देखें तो जेवी है। थोड़े दिन पहले डिफेंस के लिए भी इन्होंने एक सब्सिडरी का गठन किया था। तो लगातार डाइवर्सिफिकेशन है, तो एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए मेजर पॉजिटिव खबर, एम्बर के लिए मेजर पॉजिटिव खबर आ रही है। दरअसल सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर है और ब्रोकरेजेस में हमने देखा कि सभी की जो एमटीएफ बुक्स हैं, क्या एक्सपोनेंशियल शानदार ग्रोथ आपको इनकी सभी के एमटीएफ में देखने को मिली है। अब इसके जो नियम है थोड़े से और आसान कर दिए। अब एमटीएफ लगातार ग्रो करता जा रहा है, ऐसे में ब्रोकरेजेस के लिए जो फंड रेजिंग के साधन है इन्हें थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इससे पहले आप देखें तो जो कमर्शियल पेपर्स हैं या फिर एनबीएफसी लोन्स के माध्यम से ये पहले पैसे लेते थे, फिर क्लाइंट्स को आगे एमटीएफ के माध्यम से देते थे। लेकिन अब एक बड़ा टर्न अराउंड इसमें ये देखने को मिल सकता है कि एमटीएफ के लिए ये अब एनसीडीज के माध्यम से भी ब्रोकरेजेस पैसे जुटा सकते हैं। तो एक एडिशनल एवेन्यू फंड रेजिंग के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल क्राइटेरियाज भी यहाँ पर तय कर दी गए। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जो लिमिट है ये करीब 5.5 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ यहाँ पर ये रख दी गई है। साथ में आप देखें तो जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम नेटवर्थ की, जो पहले 3 करोड़ होती थी इसे 5 करोड़ कर दिया। थोड़े से ऑपरेशनल टाइप है। ज़्यादातर आप देखें तो ब्रोकरेजेस अब इनका साइज इस लिमिट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और थोड़ा सा ग्राहकों के लिए भी, जो ट्रेडर्स होते हैं इनके लिए भी सुविधा हो गई है। और कंसल्टेशन के अनुसार आप देखें तो जो कोलैटरल का दायरा है इसे भी बढ़ा दिया गया है। और अर्ली पे एंड सेल क्रेडिट्स, इसको भी एमटीएफ के कोलैटरल के तौर पर यहाँ पर रखा गया जाएगा। तो वॉल्यूम्स लगातार सर्च कर रही हैं और ऐसे में अगर नियम थोड़े से और आसान होंगे तो ब्रोकरेजेस को फायदा होगा। ओके, बैंक और कल का प्राइस एक्शन कुछ खास बता भी रहा था। आप इंडियन ओवरसीज बैंक को देखें, पंजाब एंड सिंध बैंक को देखें या फिर यूको बैंक, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि अब सरकार ओएफएस के माध्यम से यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। और यहाँ पर ज़रूरत भी है, क्योंकि तकरीबन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 13,000 करोड़ ये जुटा सकती है सरकार ओएफएस के माध्यम से। अब इन तीनों कंपनीज में जो सरकारी ये बैंकें हैं इनमें जो सरकार की हिस्सेदारी है 90% से ज़्यादा है। इनफैक्ट आप जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक में देखें तो ऑलमोस्ट 93.85% हिस्सेदारी है। तो वैसे भी इन्हें कम करना ही पड़ता है, तो अब ओएफएस लेकर आ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ओएफएस लेकर आया था, जिससे तकरीबन 2300 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने जुटाए थे। तो डिसइन्वेस्टमेंट पर लगातार फोकस है, ओएफएस लगातार सरकार करती जा रही है। तो जो 3 स्टॉक्स हैं इनको रडार पर रखेगा। इस बार बहुत सारी खबरें जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखें तो भारत फोर्ज है, लगातार नए लॉन्चेस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने दरअसल एक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम जो है ये यहां पर लॉन्च करता हुआ नजर आया, तो यहां पर फोकस रहेगा। एचडीएफसी बैंक यहां पर भी फोकस रखेगा। हालांकि थोड़ी सी एक नोन सी खबर है, वेल एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई ने जो केके मिस्त्री का टेन्योर है पार्ट टाइम चेयरमैन के अंतर्गत, इसे सितंबर 18 तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया। ये वेल एक्सपेक्टेड था। ट्रू ऑल्ट बायो, ये एथेनॉल की पूरी थीम काफ़ी बजिंग चल रही है। और यहाँ पर सरकार की स्कीम के अंतर्गत आप देखें तो इस कंपनी को ऑलमोस्ट 150 करोड़ मिले। डायमंड पावर इंफ्रा यहाँ पर देखें तो क्यूआईपी के माध्यम से 2000 करोड़ ये जुटाएंगे। और प्रमोटर की होल्डिंग अभी 84.02% है, तो इसको मिनिमम शेयर होल्डिंग दायरे में लेकर भी आना है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। और एक इमेजिका वर्ल्ड है, मुंबई में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बारिश हो नहीं रही बिल्कुल, और इसी के चलते जो वाटर पार्क है
यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है कि वाटर यूसेज आप कम कीजिए, तो तब तक इन्होंने जो है टेम्पररी इस वाटर पार्क को शट कर दिया है। अब